वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुरवे सर्स सिद्धांत क्लासेस अकोला और मैं प्राध्यापक सुरवे। आज स्टार्ट करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम 3 लेक्चर्स इस पर लेने जा रहे हैं जिसका पहला लेक्चर हम आज लेंगे। हर एक लेक्चर में 10-12 न्यूमेरिकल्स जो भी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं वो हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है वो अगर आप देखते हैं तो फिर आपको भी वो टेक्निक आ जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे के बाद हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ देखे थे, उसके फार्मूले हैं लेकिन वो फार्मूले याद रखना पड़ेगा। फिर वहां पे मोल रेशो का भी कंसेप्ट आता है, उसके लिए भी हमें अलग से करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ना करते हुए भी हमें न्यूमेरिकल्स आसानी से करते आएंगे। सिर्फ उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड रिलेशन मालूम चाहिए, वन इक्विवेलेंट वाला। वो अगर आपको मालूम है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। लॉजिकली जाएंगे हम, बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी वैल्यू मतलब ये करने के। फार्मूला लिखो, उसमें वैल्यू पुटअप करो, फिर कैलकुलेशन करो, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बिना किसी फार्मूले के हम विद इन गिवन टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिएगा। 10,800 coulombs of electricity is passed through electrolyte deposited 2.977 gram of metal of atomic mass 106.4 gram per mole. The charge on metal ion is, तो देखिए हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दी हुई है। Q इज इक्वल टू कितना है 10800 C। उसके बाद हमें वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड वो भी दिया हुआ है 2.977। सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए, बोल्ड कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे कितना लेते हैं 3 ग्राम समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेट दिया हुआ है, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ दैट मेटल, उसका एटॉमिक वेट भी दिया है 106.4 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा है, द चार्ज ऑन मेटल आयन इज। अब चार्ज ऑन मेटल आयन मतलब नथिंग बट द वैलेंसी ऑफ मेटल। हमें वैलेंसी ऑफ मेटल निकालने के लिए बोला गया है, चार्ज ऑन मेटल निकालना है, मतलब हमें वैलेंसी ऑफ मेटल निकालना है। अब कैसे करेंगे हम? अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अब फार्मूला का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉजिकली भी जा सकते हैं। तो पहले हम लॉजिकली जाके देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि 96,500 कूलम इतने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो भी वेट डिपॉजिट होता है उस वेट को, उस मेटल का 1 इक्विवेलेंट कहा जाता है। The quantity of electricity which deposited exactly 1 equivalent of substance is called as 1 Faraday and 1 Faraday की वैल्यू कूलम में अप्रोक्सीमेट कितनी है 96500 कूलम। मतलब जब हम सॉल्यूशन में से इतना कूलम पास करते तो 1 equivalent of substance डिपॉजिट होता and 1 equivalent of substance is nothing but equivalent weight expressed in gram। मतलब इतने कूलम से इतना वेट डिपॉजिट होता है, ये हमें आइडिया है। अब गिवन क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है एंड वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड भी दिया है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन है एंड वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड भी दिया है। अगर ये गिवन है तो मैं इक्विवेलेंट वेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकता हूं। इक्विवेलेंट वेट ही क्यों निकालना है मुझे? क्योंकि मुझे मालूम है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट मालूम होना जरूरी है। एटॉमिक वेट तो दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। एक बार अगर इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है तो हम आराम से वैलेंसी निकाल देते हैं। अब हमें बताया गया कि 10,800 कूलम डिपॉजिटेड 3 ग्राम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, 3 ग्राम ऑफ दैट मेटल, बराबर है। तो इतने कूलम से 3 ग्राम डिपॉजिट हुआ तो फिर 96500 कूलम से कितना डिपॉजिट होता होगा
जितना भी डिपॉजिट होता है उसे हम उसका क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट। अब हमें इक्विवेलेंट वेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 96500 इंटू 3 अपॉन कितना 10800 बराबर है। अब देखो ये 20 कैंसिल, 108 नीचे है, 965 ऊपर है। अब 108 को हम 100 ही समझ लेते हैं। 100 1 जा 100, 100 9 जा 900, मतलब अप्रोक्सीमेट 9 का क्या होता है, डिवीजन होता है, 9 से डिवीजन हो जाता है। तो 108 1 जा 108, 9 जा 965, अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, और की तो हमें कोई सत्कार करने वाला नहीं, कोई हमारे गले में हार डालने वाला नहीं है। तो हम बोल्ड कैलकुलेशन करेंगे। ये 108 9 जा कितना होता है, 972 होता है, 972 होता है, ये 965 है, तो 965 972 एंड नियर अबाउट सेम ही है, तो ज्यादा टेंशन ना लेना। हम डायरेक्ट कर सकते हैं 108 9 जा 965, तो कितना आएगा भाई 9 3 जा 27। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट अप्रोक्सीमेटली 27 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 27 बराबर है। अब हमें वैलेंसी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट है 106.4 और अपॉन कितना रहे 27। और नियर अबाउट कितने का डिवीजन होता है, देखो 4 का डिवीजन होता है, 20 4 जा 80 एंड 7 4 जा 28, मतलब 108 का जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने का डिवीजन जाता है 4 का। तो वैलेंसी नियर अबाउट कितनी आनी चाहिए मेटल की, 4 आनी चाहिए। देखो अगर आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ये, तो हम एक्यूरेटली भी करके देख सकते हैं, हम एक्यूरेटली भी करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 27 3 जा देखो यहाँ पे करके देख सकते हैं, जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो तब तक हम बेबी स्टेप ही लेते रहेंगे। 27 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 कितना होता है 8 बराबर है, 81 आता है। तो ये 0.4 एज इट इज, ये 5, 10 में से 8 गए 2 और ये 0, 25.4। तो कितने का जाएगा 3 पॉइंट। अब कितने का डिवीजन हो सकता है 27, 8 जा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 कितना होता है 21, 8 का नहीं 9 का जाता है। 9 का अगर डिवीजन होता है तो 3.9, अब वैलेंसी तो फ्रैक्शन में नहीं होती, आंसर 3.9 आ रहा है, मतलब उसे होल नंबर में कितना लेना पड़ेगा 4। इसलिए हमने वैसे डायरेक्ट बोल्ड कैलकुलेशन करके आंसर कितना निकाला 4। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल, दैट मस्ट बी +4। तो इस तरह से हम लॉजिकली जाएंगे तो वैलेंसी निकाल सकते हैं बराबर है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो एक बार वापस से देख लीजिएगा, देखो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिवन है एंड वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड भी पता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है एंड वेट दिया हुआ है, तो इन दोनों में का मैंने स्टैंडर्ड रिलेशन लगा दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कितनी लेनी है आपको 96500 कूलम। स्टैंडर्ड वेट हमेशा कितना लेना है आपको, इक्विवेलेंट वेट कितना ग्राम, तो इतने कूलम से इतने ग्राम जमा होता है। तो फिर ये रिलेशन लगाया, इतने कूलम से 3 ग्राम तो इतने कूलम से कितने ग्राम, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट कितना ग्राम। इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा तो हम वैलेंसी ऑफ मेटल बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए आपको बोल्ड कैलकुलेशंस करने हैं, बिना उसके आपका काम नहीं होगा। तो बच्चों आप भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। थोड़ा सा क्या होता है बताने में बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को तो नीट के एग्जाम देनी नहीं है, आप नीट के एग्जाम दोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा झुक जाते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करने की तरफ। लेकिन उससे क्या होता है, फायदे की जगह पे नुकसान ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा मतलब क्या होगा, आपको फिर मार्क्स मिलके भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा बहुत ऐसा कैलकुलेशंस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपके आंसर भी बराबर आएंगे। और थोड़ा बहुत बोल्ड कैलकुलेशन करने से आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं गिरता। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है, मतलब फटाफट कैलकुलेशन करके हमें आंसर आ जाता है। तो आंसर 3.9 समथिंग आता है, लेकिन वैलेंसी तो फ्रैक्शनल नहीं रहती, तो 3.9 को हमने राउंड अप कर दिया, क्या हो जाएगा 4। तो वैलेंसी ऑफ दैट मेटल मस्ट बी 4, मतलब चार्ज ऑन मेटल कटायन मस्ट बी +4। अब +4 क्यों लिखा, क्योंकि मेटल पर तो नेगेटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए हमने +4 लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसा एक न्यूमेरिकल। अब दूसरा देखो,
अब इसे अगर मैं फार्मूले से करूं तो कैसे कर सकता हूं भाई? फार्मूले से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? Q दिया है, W दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, वैलेंसी ऑफ मेटल निकालना है, तो कोई ऐसा डायरेक्ट तो फार्मूला हमारे पास नहीं है, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम किस तरह से कर सकते हैं ये? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट, अब डायरेक्ट वैलेंसी का वो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक ही सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें हमें लॉजिकली जाना पड़ेगा इस तरह से और आंसर मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिलेशन आपको लगाते आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा न्यूमेरिकल ये भी एग्जाम में आया हुआ है, द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.224 dm क्यूब ऑफ क्लोरीन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे मैंने टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देखी तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये भाई कौन सी कंडीशन है? एसटीपी कंडीशन है। और एसटीपी कंडीशन जैसे मुझे दिखी, मुझे याद आया कि जब भी मैं 1 फैराडे यानी 96500 कूलम पास करता हूं तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 गैस लिबरेट होता है, बराबर है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस यानी 35.5 ग्राम Cl2 गैस। 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन यानी इक्विवेलेंट वेट कितना ग्राम? तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन? एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन कितना है भाई? 35.5 डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप Cl2 को मद्देनजर रख के इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो 2 क्लोरीन का वेट ले रहे तो 2 क्लोरीन की वैलेंसी भी लेनी पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन Cl2 इज 71, तो 2 क्लोरीन की वैलेंसी 2, तो इसका भी आंसर कितना आता है? 35.5। मतलब क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 35.5 ग्राम है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है कि हमें पता चल गया कि जब हम 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितना क्लोरीन लिबरेट होगा? 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन यानी 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। लेकिन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, 0.5 मोल ऑफ Cl2 गैस है, बराबर है। क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 71, तो जब मैं 71 ग्राम Cl2 लेता हूं तो उसे बोलना पड़ेगा 1 मोल Cl2। अगर मैंने 35.5 ग्राम Cl2 लिया तो उसे बोलना पड़ेगा 0.5 मोल Cl2, बराबर है। मतलब 96500 कूलम से 0.5 मोल Cl2 लिबरेट होगा। 0.5 मोल Cl2 एनी गैस एट एसटीपी, अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 1 मोल ऑफ गैस, एनी गैस always occupy 22.4 dm cube of volume at STP. This is the Avogadro's hypothesis. Avogadro's law से हमें पता चला कि 1 mole of any gas, whatever may be its formula, whatever may be its molecular weight, 1 mole gas always occupies 22.4 dm cube of volume. तो 1 mole gas का वॉल्यूम इतना है भाई, तो 0.5 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा? आधा। नंबर ऑफ मोल आधे हो गए तो वॉल्यूम भी क्या होगा? आधा, 11.2 डीएम क्यूब। मतलब मुझे अब ये पता चला स्टैंडर्ड रिलेशन कि 96500 कूलम से 11.2 डीएम क्यूब ऑफ Cl2 गैस क्या होता है? लिबरेट होता है। अब भाई मैंने ये रिलेशन क्यों निकाला? क्यों निकाला ये रिलेशन? कि क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ कूलम्स पूछे है। वॉल्यूम दिया है एंड नंबर ऑफ कूलम्स पूछा है, तो इन दोनों के बीच में का ही मैंने क्या निकाला? स्टैंडर्ड रिलेशन। वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ कूलम्स पूछा है, तो मैंने वॉल्यूम और नंबर ऑफ कूलम के बीच में का स्टैंडर्ड रिलेशन निकाल लिया। ये है स्टैंडर्ड रिलेशन 1 फैराडे वाला। 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम। तो जब मैं इतने कूलम पास करता हूं तो 11.2 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन लिबरेट होता है। उल्टा भी बोल सकता हूं, 11.2 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन लिबरेट करने के लिए 96500 कूलम लगता है, तो भाई 0.224 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेट करने के लिए कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.224 डीएम क्यूब ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.224 इंटू 96500 अपॉन 11.2, बराबर है। अब इसको मैं अच्छे से लिख सकता हूं 22.4 इंटू 965, ऐसा लिख सकता हूं मैं।
लिख सकता हूं, इधर के 100 मैंने इधर डाल दिए, 96500 के 100 मैंने इधर डाल दिए, तो क्या आएगा 22.4 इंटू 965, 11.2 11.2 2 जा 22.4, मतलब कितना आएगा आंसर 2 इंटू 965, दिस विल बी द आंसर। अब देखो, अब वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकालना है तो आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट लॉ यूज कर भी सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। देखो, वेट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो ऑफ क्लोरीन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन। मतलब पहले तो आपको वेट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड कितना हुआ वो देखना पड़ेगा, और वेट मालूम पड़ा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स मालूम पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम पड़े तो फिर वॉल्यूम मालूम पड़ेगा। मतलब देखो कितना दूर से जाना पड़ रहा है, पहले वेट निकालो फिर वॉल्यूम निकालो, बराबर है। वेट से नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से फिर वॉल्यूम, बहुत लंबा जाएगा ये। करके देखते हैं। IT की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, कितनी है, नहीं वही पूछा है, बराबर है। हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वेट ऑफ क्लोरीन, तो सबसे पहले हमें इतने डीएम क्यूब क्लोरीन का वेट कितना होता है वो निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज गिवन, उससे हमें वेट निकालना पड़ेगा। वेट मिल जाएगा, ये मालूम है। मोल रेशियो क्लोरीन का कितना है मालूम है हमें, ट्वाइस Cl नेगेटिव यूज Cl2 गैस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। 1 मोल Cl2 को लिबरेट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पे मोल रेशियो भी आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, अगर ये गलत हुआ तो सारा कैलकुलेशन गलत होगा। तो देखो, वॉल्यूम से वेट निकालो, मिल जाएगा ये, फिर मोल रेशियो निकालो, फिर इसमें वैल्यूज डाल दो, और फिर IT की वैल्यू मिलेगी। मतलब इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है ये लॉजिकली जाना। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भाई ऐसे स्टैंडर्ड रिलेशन लगाओ। स्टैंडर्ड रिलेशन लगाने के लिए क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्या गिवन है और क्या पूछा है उन दोनों के बीच में का स्टैंडर्ड रिलेशन सिलेक्ट करो बस। और स्टैंडर्ड रिलेशन ऐसे बेबी स्टेप में प्रैक्टिस करो। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए आप इस तरह से जाओगे तो बिना फार्मूले का, बिना किसी इसका आंसर आ जाएगा। और मोल रेशियो का कंसेप्ट बॉयकॉट ही हो रहा है, मतलब वो कैलकुलेट करने की झंझट ही नहीं है, बराबर है। तो ये इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं 2 इंटू 965। या तो ऐसा ऑप्शन होगा, या तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा, 1930 वगैरह जो आता है वो। देखिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों, 3 Faradays of electricity was a pass through aqueous solution of iron to bromide. The weight of iron deposited at cathode is. Actually ये सवाल ही गलत हुआ है, आपको भी समझ में आओगा क्या गलती है इसमें। एक बार वापस से सवाल पढ़ो। 3 Faradays of electricity was a pass through aqueous solution of iron to bromide. The weight of iron deposited at cathode. हमने इलेक्ट्रोलिसिस में कटायन की प्रिफरेंशियल डिपोजिशन ऑर्डर देखी है, और उस ऑर्डर में हमने देखा है कि Fe पॉजिटिव आयन की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन की तुलना में क्या है, कम है। सबसे ज्यादा है Au ट्राई पॉजिटिव की, उससे कम है Ag पॉजिटिव की, उससे कम है Hg डाई पॉजिटिव की, उससे कम है Cu डाई पॉजिटिव आयन की, उससे डिपॉजिट होने की टेंडेंसी कम है H पॉजिटिव आयन की, और उससे भी बहुत सारे कटायन हमने बाद में देखे हैं, उनमें से एक है Fe डाई पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि यू कैन नेवर डिपॉजिट आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म, बराबर है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप कभी भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, कट करते थे, you can never deposit iron from its aqueous solution in +2 oxidation state, बराबर है। तो यहां पे सवाल ही गलत बनता है, यहां पे आयन का भी डिपॉजिट नहीं होगा कैथोड के पास, यहां पे कैथोड के पास क्या डिपॉजिट होगा, H2 गैस डिपॉजिट होगा। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा है और नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, तो हम क्यों उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे, हम भी उनकी गलती को दोहराएंगे। चलो भाई आयन ही डिपॉजिट होता है तो हम भी आयन को डिपॉजिट करके बताएंगे। सवाल गलत है, इसके तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे अगर ऑब्जेक्शन उठता है तो, बराबर है। ऑब्जेक्शन उठता है तो इसके तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आयन डिपॉजिट होता ही नहीं है। H2 गैस 0 ऑप्शन होता तो हम सिलेक्ट करते 0 ग्राम बोलते, लेकिन 4 ऑप्शन में से कहीं पे भी 0 ग्राम का ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब उन्होंने वो प्रेफरेंशियल डिपोजिशन ऑर्डर वाला कंसेप्ट
याद रखा ही नहीं, वो उसे भूल गए। तो हम भी वैसा ही करेंगे। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में से एक भी 0 नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे, उनकी गलती को दोहराएंगे और वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड निकाल के बताएंगे। अब देखो, आयन टू ब्रोमाइड, जब ऐसे पैरेंथेसिस में रोमन में कोई नंबर लिखा जाता है तो रोमन नंबर क्या इंडिकेट करता है, द वैलेंसी ऑफ दैट मेटल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल, बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सिंपल कटायंस के लिए वैलेंसी आयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वन एंड द सेम होता है। मैंने याद आता होगा, फॉर सिंपल कटायंस वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर द सेम, बराबर है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन 2 है, मतलब ये Fe डाई पॉजिटिव आयन है। ये सिंपल आयन है, मतलब एक ही एलिमेंट का यहाँ पे एटम आता है, आयन आता है। इसमें अगर बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स आते तो उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ये Fe डाई पॉजिटिव आयन है, सिंपल कटायन है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, 2 है, बराबर है। अब हमें पूछा क्या गया है, 3 फैराडेज पास किए बोलते और बोलते कि वेट ऑफ आयन डिपॉजिट कितना होगा। फैराडेज में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी है एंड वेट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में और वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड ग्राम में, इसका स्टैंडर्ड रिलेशन लेंगे। हमें मालूम है कि जब मैं 96500 कूलम यानी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो कितना आयन डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन के इतना ग्राम, बराबर है। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज डिपॉजिट दिस मच ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। अब आयन हमारा ट्रांजिशन मेटल है, पहले ही ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है और उसका हमें एटॉमिक मास मालूम है कितना है, 56, बराबर है। एटॉमिक वेट इज नोन 56, वैलेंसी इज नोन 2, तो व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, वो भी पता चल गया फटाक से, कितना 28। तो मुझे ये अब पता चल गया कि जब मैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो कितना आयन डिपॉजिट होगा, 28 ग्राम। अगर मैं 3 फैराडे पास करूंगा तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड इज 3 into 28, दैट इज 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 और ये 84 ग्राम ऑफ आयन विल गेट डिपॉजिटेड। समझ में? एक्चुअली सवाल ही गलत बनता है और सवाल सही भी हो सकता है अगर 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन 0 ग्राम होता तो, क्योंकि यहाँ पे कोई आयन डिपॉजिट होने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि आयन की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन से कम है, तो एक्वस सॉल्यूशन में H2 प्रिफरेंशियली लिबरेट होता, डिपॉजिट होता, बराबर है, आयन नहीं। लेकिन उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये EAMCET में आया था और चारों ऑप्शन नॉन जीरो है, मतलब उन्होंने आयन को ही डिपॉजिट करके आंसर निकाला है। वो ये प्रिफरेंशियल डिपोजिशन ऑर्डर वाला कंसेप्ट भूल गए, तो हमने भी आंसर निकाला फिर उनके जैसे ही गलती करके। तो आंसर कितना आना चाहिए, 84 ग्राम। जो ऑप्शन 84 ग्राम होगा दैट विल बी अवर आंसर। समझ में आया बच्चों ये? तो इस तरह से देखो, मुझे फैराडे दिए थे, वेट पूछा था, तो मैंने क्या किया, फैराडे और वेट का स्टैंडर्ड रिलेशन ढूंढ निकाला। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, हाँ यहां पे मुझे एटॉमिक वेट ऑफ आयन दिया नहीं है, तो आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस भी मालूम चाहिए। मतलब आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि बच्चों ने कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट हाइड्रोजन टू जिंक, इनके क्या चाहिए, एटॉमिक मासेस मालूम चाहिए, तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो एटॉमिक वेट ऑफ आयन 56 है, वैलेंसी उसकी 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है, 28 है। तो 1 फैराडे यानी 28 ग्राम, तो 3 फैराडे यानी कितना, तो आंसर आएगा 84। तो ये इस तरह से हम सवाल सॉल्व करते हैं ना बच्चों, इंटरेस्टिंग। कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें और आंसर भी फटाफट आ रहे हैं। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक देखते हैं, अ मेटल कप इज प्लेटेड विथ सिल्वर when 965 coulomb of electricity was used, then calculate the weight of silver deposited। तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास दिया हुआ है एंड वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड पूछा है, तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वेट ऑफ सिल्वर का क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिलेशन मालूम चाहिए। और स्टैंडर्ड रिलेशन कौन सा है, 96500 कूलम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, 108 Ag। तो इतने कूलम से 108 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो फिर 965 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा। ये अगर 100 गुना कम हुआ तो ये भी 100 गुना कम हो जाएगा, मतलब आंसर कितना रहे, 1.08 ग्राम। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था एमपी के पीएमटी एग्जाम में।
बहुत ही सिंपल है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसका आंसर आता है. तो आंसर इज 1.08 ग्राम. फक्त आपल्याला काय माहित पाहिजे, स्टँडर्ड रिलेशन करता आलं पाहिजे. अगर हम स्टैंडर्ड रिलेशन सेटअप करने में महारत हासिल करते हैं तो फिर हमें आंसर फटाफट आ ही जाता है. ठीक है बच्चों. देखिए भाई, अब नेक्स्ट है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 560 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एसटीपी. मतलब ये सवाल है फैराडे सेकंड लॉ का, जिसमें दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगी जिसको हमने सीरीज में अटैच किया है. एक सेल में O2 गैस इवॉल्व हो रहा है और एक सेल में क्या हो रहा है, Ag डिपॉजिट हो रहा है. तो उन्होंने पूछा है कि जिस क्वांटिटी से 560 ml O2 गैस इवॉल्व होता है उतना ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा. बराबर है. जितने क्वांटिटी से 560 ml O2 गैस लिबरेट हुआ है उतनी ही क्वांटिटी से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा. अब इसको अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हमें O2 के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी. एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मालूम होने के बाद उतने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितना सिल्वर डिपॉजिट होता है ये निकालना पड़ेगा. मतलब बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हम शॉर्टकट में कर सकते हैं. सेम क्वांटिटी पास की है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टैंडर्ड रिलेशन चाहिए. अगर मैं दोनों सेल में 1 फैराडे इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो सिल्वर के कितने ग्राम डिपॉजिट होते हैं, 108 ग्राम. एंड ऑक्सीजन के कितने डिपॉजिट होते हैं, 1 इक्विवेलेंट दोनों के भी. तो 1 फैराडे जब मैं दोनों के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करता तो सिल्वर का एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता, मतलब 108 ग्राम. तो यहां पे देखो 1 फैराडे से सिल्वर का भी वो एक इक्विवेलेंट एंड 1 फैराडे से ऑक्सीजन का भी 1 इक्विवेलेंट. अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर यानी 108 ग्राम. अब देखो वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन है और मास ऑफ Ag पूछा है, तो हमें यहां पे रिलेशन भी मास ऑफ Ag एंड वॉल्यूम ऑफ O2 में ही लगाना है. तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ag यानी 108 ग्राम. 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 यानी क्या, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 यानी 8 ग्राम. 8 ग्राम यानी 1/4 मोल ऑफ O2 गैस. बराबर है. एंड 1/4 मोल ऑफ O2 गैस यानी कितना रहे, 5600 ml एट STP. एक मोल का वॉल्यूम 22,400 ml होता है, आधे मोल का वॉल्यूम 11,200 होता है, तो पाव मोल का वॉल्यूम कितना होता है ml में, 5,600 ml. बरोबर है. तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 यानी 8 ग्राम यानी 1/4 मोल यानी कितना रहे, 5600 ml. मतलब जब मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं 1 फैराडे वाली, तो 108 ग्राम सिल्वर के संग 5600 ml ऑफ O2 इवॉल्व होता है. मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं पास करूंगा तो 5600 ml O2 के साथ कितना सिल्वर डिपॉजिट होता है, 10 ग्राम. इतने के साथ इतना, तो फिर 560 ml के साथ कितना, ये 10 गुना कम होगा तो ये भी 10 गुना कम हो जाएगा, मतलब 10.8 ग्राम. बराबर है. तो हमने क्या पूछा है उसे के बीच में का स्टैंडर्ड रिलेशन लिया है. वॉल्यूम ऑफ O2 इज गिवन एंड मास ऑफ Ag इज आस्क्ड. तो वॉल्यूम ऑफ O2 एंड मास ऑफ सिल्वर ये स्टैंडर्ड रिलेशन है 1 फैराडे वाला. ये आपको आ गया तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर भी फटाक से आ जाता है. देयर इज नो नीड ऑफ फार्मूला, और बिना फार्मूले का आंसर अगर वो भी एक ही झटके में आ गया. नहीं तो आपको वॉल्यूम ऑफ O2 से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 से फिर क्या निकालना पड़ता, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोल रेशियो भी मालूम करना पड़ता था आपको. फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती तब जाके कहीं मास ऑफ सिल्वर मिलता. लेकिन इतने लंबे रास्ते से जाने का कोई जरूरत नहीं है. इस तरह के आप रिलेशन बना सकते हो. ये स्टैंडर्ड वाला रिलेशन बनाते आ गया तो 1 सेकंड में हमारा काम हो रहा है. फार्मूले लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. तो देखो बच्चों कितना आसान था, हो गया ना, चुटकियों में आंसर आ गया. बराबर है. फार्मूला के इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भी कम से कम 10 मिनट लगते हैं. तो इस तरह से आप भी कैलकुलेशन करो, टाइम बचाओ, क्योंकि 1 मिनट में हमें आंसर देना है. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत ही आसान सा ही है. इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 30 मिनट्स. द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ H2 एंड O2 लिबरेटेड विल बी. तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ही है, मतलब सर्किट भी एक ही है, मतलब करंट जो भी पास कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी पास कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम है.
बराबर है। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, बस इतना ही आइडिया हमारे काम का है, वो कितनी है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं 96500 कूलम यानी 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसिड्यूलेटेड वाटर से पास करता हूं तो बराबर कैथोड के पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस लिबरेट होता है एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 गैस एनोड के पास लिबरेट होता है। बराबर है, कैथोड के पास इतना और एनोड के पास इतना। अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस यानी कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना ग्राम, यानी 1 ग्राम। 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 यानी कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना ग्राम। तो 1 ग्राम H2 के संग 8 ग्राम O2 क्या होगा, लिबरेट होगा। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है तो जो वेट डिपॉजिट होंगे उनका रेशियो भी फिक्स रहेगा। देखो 1 फैराडे से कितना होगा 1:8, इस रेशियो में वेट डिपॉजिट होगा। 2 फैराडे से 2:16, 3 फैराडे से 3:24। नंबर ऑफ फैराडे 3 गुना बढ़ गए तो वेट ऑफ हाइड्रोजन भी 3 गुना बढ़ेगा, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन भी 3 गुना बढ़ेगा। तो हर केस में रेशियो सेम ही आएगा। तो वेट ऑफ H2 वेट ऑफ O2 डिपॉजिटेड कितना आएगा 1:8, और आंसर या तो 1:8 होना चाहिए या तो फिर 1:8 को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए 0.125। तो ऐसे ये सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी थोड़े से डेप्थ वाले क्या लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, और उसके बाद और भी ज्यादा डेप्थ वाले जिनको समय ज्यादा लगता है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, मतलब जब वो एग्जाम में आएगा तो फटाक से आंसर मालूम होना चाहिए। बराबर है, मतलब उसको रीड करो, उसको फिर समझो, उसको सॉल्व करो, वो काम ही नहीं होना चाहिए। वो न्यूमेरिकल आया रे आया कि उसका आंसर हमें पहले से मालूम होना चाहिए। ऐसे कुछ लेंथी न्यूमेरिकल्स है वो भी हम देखेंगे, वो भी एक आध बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मैं आपके लिए और कुछ नए न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो इससे भी थोड़े से हायर लेवल के होंगे, डिफिकल्टी लेवल के होंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल हम कल के लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।